और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। विगत वर्ष के समाज कार्य दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। ये पार्ट 3 बन रहा है आप लोगों के लिए। पार्ट 3 है ये, दिसंबर 2019 का पेपर। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से एक संगठन में पाया जा सकता है, तो एक संगठन में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये जरा बताएं एक बार मुझे। क्वेश्चन नंबर पता है किसी बच्चे को? नहीं सर नहीं। चलो अच्छा, फिर तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जरा पहला जो पॉइंट लिया है, निर्णय लेने का एक औपचारिक ढांचा बताया गया है सही बात। संगठन के। तो देखो, संगठन बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करता है, संघ है ये। संगठन कई तरीके के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है ना, व्यावसायिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, सैनिक हो सकता है। ये सारे संगठन है। श्रम विभाजन, मानव समूह, भौतिक संसाधन, वातावरण, अधिकार, संचार व्यवस्था, संबंधों का ढांचा, ये बेसिकली संगठन का ही पार्ट माना जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे सही है। भूमिकाओं का उत्तरदायित्व का बंटवारा करता है, तो जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको बताया भी है कि भाई श्रम विभाजन, मानव समूह, भौतिक संसाधन इत्यादि चीज़ों की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो भूमिकाएं होती हैं, उत्तरदायित्व होता है, उसका बंटवारा भी पाया जाता है। आचरण और व्यवहार का नियम भी अगर हम बात करें तो आचरण और व्यवहार के नियम भी पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, संगठन में पदानुक्रम की अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति पाई जाती है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपका जो होगा वो सही रहेगा। आप देखिए यहाँ पे 2 आपके सामने है, बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। साधन परीक्षण की बात कर रहा है, साधन परीक्षण किया जाता है। देखिए, साधन परीक्षण क्या करता है कि सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर नहीं, साधन परीक्षण जो होता है सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पे नहीं होता। पहला गलत, पहला पॉइंट आपका गलत है। साधन परीक्षण क्या होता है, तो आप बताते हो कि औपचारिक और व्यवहारिक, आप कहते हो कि औपचारिक और व्यवहारिक परीक्षणों द्वारा जो प्रश्नों का समाधान करते हैं, अपनी अध्ययन विधियों के कारण ही मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहलाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप है, उसके अनेक अनुसंधान विधियों का उपयोग किया जाता है। तो मानव व्यवहार अनगिनत होते हैं और एक विधि में से सबका अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामाजिक सेवा को लेकर, तो सामाजिक सेवाओं की जो उपलब्धता पर साधन परीक्षण किया जाता है, तो सेवाओं पर नहीं किया जाता है। ये सामाजिक सेवाएं, कितने लोग समझ रहे हैं सामाजिक सेवाओं? सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, जो सोशल सर्विसेज अवेलेबल हैं उसकी बात करते अच्छा देखिए, जो सोशल सर्विस, जो सामाजिक सेवा है, वो विशेष समूह की सहायता और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सेवाओं की एक श्रृंखला है। तो मैं कहता कि अगर सार्वजनिक सेवाओं की एक श्रृंखला के रूप में या किसी विशेष समूह की बात करता और वहाँ पे बात करता सेवाओं के लेकर, तो वो सही था। दूसरा देखिए, ये समाज कल्याण की बात कर दिया केवल, और समाज कल्याण सेवाओं की उपलब्धता पर साधन परीक्षण होता है, क्योंकि कल्याण की परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं ना, साधन रिसोर्सेज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सेवाओं की उपलब्धता पर भी आपका सही रहेगा, जनजातियों की सेवाओं की उपलब्धता पर भी सही रहेगा। बेसिकली आमतौर पे वंचितों की समूहों पर ये किया जाता है, तो वे व्यक्ति, निजी और स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या सरकारी एजेंसी द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। तो सामाजिक सेवाएं कल्याण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ी हुई है, क्योंकि बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम वाले जो देश हैं, अक्सर सामाजिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। तो समाज की व्यापक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक सेवाओं को नियोजित किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, सी होगा, जो डी होगा, ये करेक्ट माना जाएगा साधन परीक्षण के दृष्टिकोण से। बी सी डी केवल 2 आपका करेक्ट रहेगा। हैं। सर इसका इंग्लिश में वो मीन्स टेस्ट होता है ना?
मीन्स टेस्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट तो करेक्ट। वो इसमें जनजातियों वाला नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। देखिए मीन टेस्ट, अगर हम मीन टेस्ट की बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो मीन टेस्ट के अंतर्गत जनजाति की सेवाओं भी उपलब्धता पाई जाएगी, है ना। हाँ, उपांतीय वर्गों के लिए होता है, हाँ, पर जो वंचित वर्ग के लोग रहेंगे उनके लिए भी ये चीज़ें शामिल की जाएगी, है ना। क्लियर है। हाँ, कल भी आया था ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ, कल भी क्वेश्चन था, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो मीन टेस्ट पाया जाता है ना, हाँ, वो, जनजातीय आप बोल रहे थे कि हाँ, तो समाज कल्याण सेवा की उपलब्धता भी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सेवाओं की उपलब्धता भी है, आदिवासी के लिए भी उपलब्धता पर है। जहाँ पे जनजाति सेवाओं की बात हो रही है वो आदिवासी को ही रिप्रेजेंट कर, जनजाति मैंने बढ़ाया था आप लोगों को कि आदिवासी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी ही करेक्ट रहेगा, यहाँ पर ए वाला गलत रहेगा, बी सी डी। 2020 का पेपर देखेंगे नवंबर का ना, तो आपको मिलेगा ये प्रश्न रिपीट। संगीता नहीं है क्या, संगीता ने मैसेज भी डाला था उस पर। नौकरशाहों की प्रातिनिधिक विशेषताएं कौन सी है, बताएं। नौकरशाहों की प्रातिनिधिक विशेषताएं क्या हो सकती है भाई। यह एक ऐसी नौकरशाही है जिसमें समाज में विद्यमान प्रत्येक जाति वर्ग समुदाय धर्म के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो सामाजिक समस्याओं का पूर्व समझ होनी चाहिए, जन सहयोग को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए, प्रशासन में बेहतर तंत्र को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए, क्रियान्वयन को प्रोत्साहित होना चाहिए, तभी तो नौकरशाहों का प्रतिनिधित्व विशेषता होगी, वरना होगी ही नहीं। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं आपसे कि नियमों पर निर्भर होना प्रातिनिधिक विशेषताएं होंगी नौकरशाह, और होगा अगर बात करें हम अवैयक्तिक संबंध का होना, तो अवैयक्तिक होगा होगा भी, और नियमों और प्रक्रियाओं का बड़ा पक्षकार होना ये भी होगा। कार्यालय की विशेष सुविधाओं और अधिकारों के प्रति उदासीनता नहीं होगी। आपका केवल ए होगा, बी होगा और सी होगा, और जिस ऑप्शन में ए बी सी मिलेगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए, थर्ड में है भागीदारी अवलोकन विधि, जानते होंगे आप लोग, मालूम होगा, है ना। इसमें जिसे हम नृवंश विज्ञान या अनुसंधान के रूप में जानते हैं, है ना, एथनोग्राफिक के नाम से भी जानते हैं। नृविज्ञान की वह शाखा और व्यक्तिगत संस्कृतियों का वह व्यवस्थित अध्ययन है, जहाँ अगर हम बात करें जनजाति संस्कृति को आप नोट कर लीजिए, और आप नृजाति संस्कृति को नोट कर लीजिए, बाकी राष्ट्रीय को छोड़ दीजिए, वैश्वीकरण को छोड़ दीजिए, केवल ए और सी को लगा दीजिए। स्पष्ट हुआ। यही प्रतिभागी अवलोकन विधि होता है। और प्रतिभागी या हम बात करें भागीदारी अवलोकन या प्रतिभागी अवलोकन विधि, तो इसमें किसके अध्ययन के लिए आदर्शता उपयुक्त होता है, एक जनजाति संस्कृति के लिए, एक नृजाति संस्कृति के लिए। ऑप्शन इसमें कोर्स में अगर सिर्फ परिघटना होता तो सही हो जाता क्या? नहीं, वैश्वीकरण गलत है आपका, वैश्विक परिघटना भी होगा तो भी गलत हो जाएगा। पैंडेमिक लेवल पर आप ना सोचें, यहाँ पे भाई विश्व में क्या हो रही घटना है वो हमें नहीं वैश्विक बताता। नहीं होता, केवल परिघटना होता तो सही होता क्या? परिघटना नहीं, परिघटना भी सही नहीं होता, केवल एक चीज़ घटना हो, क्योंकि हमें पढ़ना है किसके बारे में, जो जनजातीय संस्कृति जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं, नृजाति कल्चर की बात कर रहे हैं, है ना, उनके कल्चरों के बारे में हमें बात करता है ये प्रतिभागी अवलोकन विधि। ठीक है, प्रतिभागी अवलोकन विधि के बारे में बताइए थोड़ा। जी। नोट जाती है थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसके बारे में। देखिए ये जो है आपको, मैंने शायद आप मेरे से पिछली बार भी यही पूछा था, नृवंश विज्ञान के बारे में, एथनोग्राफिक के बारे में, ये बेसिकली बताता है। ये एक शैक्षिक भागीदारी के मुद्दों को सामने लाता है और उन्हें शोधकर्ता देखता है और रिकॉर्ड भी करता है। ऐसे सदस्य पे अगर हम बात करें, जब सदस्य अध्ययन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि उनके लिए एकत्र किए गए सभी डेटा को हटा दिए जाए, ठीक है, तो वहाँ जो प्रक्रियाएं बनेंगी प्रतिभागी अवलोकन विशेषता की बनेगी। अब प्रतिभागी अवलोकन की विशेषता के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, तो यह जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक समुदाय की बात करता है
और समुदाय में आपको सीधी सी बात होती है, शोधकर्ता विशेषज्ञ के एकीकरण पर आधारित होता है, तो एक सामाजिक घटना या समस्या को समझने के लिए मिलता है ना। तो वो बेसिकली प्रतिभागी का उद्देश्य बताता है हमारा, वो हमारा उद्देश्य। इसमें कई टाइप होता है, एक गैर सहभागिता होती है, एक निष्क्रिय भागीदारी होती है, एक मध्यम भागीदारी होती है, एक सक्रिय भागीदारी होती है, एक पूर्ण भागीदारी होती है। कई टाइप की इसमें भागीदारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी कहाँ पे दिख रहा है, केवल 2 में दिख रहा है, या 2 वाला आपका सही हो जाएगा, 2 आपका सही माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बताना भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण। भारत की पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, पहली पंचवर्षीय योजना आपको मालूम होना चाहिए 1951 से लेकर 1956। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि और बिजली सिंचाई पर बात किया था। विकास, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता पे था। तो क्या आप विकास लगाओगे, आत्मनिर्भरता लगाना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल सही है। निष्पक्षता कहीं दिया गया है, निष्पक्षता पे भी लगा। तो आत्मनिर्भरता बेसिकली तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी, उसमें लाया गया था 66 में। हाँ, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आप ए को लगा दीजिए, सी को लगा दीजिए और ई को लगा दीजिए, बाकी सारे गलत कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ए और ए सी ई कहाँ पर है? ऑप्शन 1 में ही है, पहला ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए, बहुत सरल सवाल है, बता दीजिए, सरल प्रश्न आपके सामने। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को या भारत के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में उभरा था। सारे हो जाएंगे। सतत विकास लक्ष्यों को प्रेरणा की बात करता है, संघवादी सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, नीति बनाने की प्रक्रिया के नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण ग्रहण करने की बात करता है, खतरों से सुरक्षा और बचाव प्रदान करता है। ये नीति आयोग कब करता भाई, किसी को मालूम है? हाँ, ये तो होता ही नहीं। नीति आयोग में जब होता नहीं तो कैसे सारे हो सकते थे मैडम? मैंने बोला उसमें डाउन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका सही माना जाएगा ऑप्शन नंबर में सी में या थर्ड में। भारतीय संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित किया गया है, आप बताइए मुझे। ए बी डी सी छोड़ ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। सी छोड़ के ए बी डी। देखिए यहाँ पे आपको एक मैंने ट्रिक बताया था ना, क्या बताया था? वो संग आया गया और बस व्यापार। तो 19 का ए जो हो जाएगा आपका बोलने से, 19 का बी हो जाएगा सभा की आज़ादी से, 19 का सी हो जाएगा संघ संघ बनाने की आज़ादी से, 19 का डी पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19 का ई बस जाने की आज़ादी, मतलब पूरे देश में बसने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है। एफ तो हटा गया, संपत्ति को हटा दिया गया। एफ जी का कोई भी व्यापार या संघ जीविका की आज़ादी है। ये तो 19 आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है। तो अगर हम पहला की बात करें, बोलने की बात हो रही है पहले में, एकत्र करने की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सभा और संघ। तो बिल्कुल हो रहा है आपका बी में। मनोरंजन की बात कर, मनोरंजन की स्वतंत्रता, देखिए मनोरंजन की स्वतंत्रता भी है, पूरे देश में आने जाने की बात करें या पूरे देश में बसने की बात करें, है ना, तो वो एक प्रकार से मनोरंजन की स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका ये भी सही है। और आवागमन की आज़ादी, आने जाने की तो है ही है ऑलरेडी डी को, है ना। तो आप देख लीजिए ए बी सी डी जहाँ चारों होंगे वहीं आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मनोरंजन वाले में थोड़ा लग रहा है डाउन। नहीं, मनोरंजन का डाउट मत बनाए रखिए आप लोग,
ठीक है। मनोरंजन की आज़ादी भी आप गूगल करके भी देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाहिर सी बात है, आपको क्या, आप कोई नियम में हैं, मनोरंजन नहीं करते हैं आप? कौन से भारत के संविधान में दिया गया है, लिखा गया है कौन से अनुच्छेद में कि आप मनोरंजन नहीं कर सकते, रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते? की बात हो रही है ना कि इसमें ऐसा स्पष्ट किया गया है अरे इसलिए। 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। मनोरंजन की स्वतंत्रता शामिल की गई है। अगर आप देश में बसने की है, रहने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, तो आपको मनोरंजन करने की भी आज़ादी है, ठीक है। अब ये आप अगर मनोरंजन को रखना चाहते हैं तो आप 19 को ए में रख सकते भी हो और 19 को ई में भी रख सकते हो, दोनों के अंतर्गत ये रख सकते हो। कोई अलग से मनोरंजन की स्वतंत्रता की आज़ादी बात नहीं की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आप देखो, वैज्ञानिक सोच का विकास को निर्धारित किया गया है ना। अगर हम बात करें हमारी मिश्रित संस्कृति को समृद्धि विरासत के संरक्षण की बात की गई है। आमदनी की असमानता बरकरार की, ये आमदनी की जो असमानता है इसकी बात नहीं की गई है। आपको मालूम होगा पहले 10 थे, अब 11 बन गए हैं मौलिक कर्तव्य, है ना। तो ये कहीं हमने पढ़ा नहीं है असमानता को लेकर। देश की सुरक्षा करनी होगी आपको, तो आप देख लीजिए ए बी और डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ए बी डी। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके सामने। प्रश्न सरल है, केवल कूट दिए गए हैं बस। प्रश्न देख लीजिए आगे, कह रहा है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन संघ सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 36 की बात अगर हम करें, 136 की बात करें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त की बात करता है, इसलिए ये नहीं होगा। अनुच्छेद 338 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है, जो कि ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रश्न है आयुक्त की नियुक्ति, है ना। अगर 328 की बात करें तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति दी गई है और इसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आयुक्त की नियुक्ति करने की भी बात कही गई है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 319 आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने की संबंध में प्रतिषेध की बात की गई है अनुच्छेद 319 में। केवल आपका अगर हम बात करें तो सी सही है। सर ये 19 वाला फिर से बता दीजिए सर, लास्ट वाला। आयोग के सदस्यों द्वारा, सी किसी में है भी तो नहीं है, सी किसी में है भी तो नहीं भी। 338 ए होगा, 338 का ए, 338 के ए में तो वो है ना जनजातियों के लिए। देखो पदों की बात 319 में भी की गई है। आयोग यहाँ 338 क्या बताता है, जरा बताइए एक बार। सर 338 में जातियों के लिए आयोग है, अनुसूचित जातियों के लिए। और 338 जनजातियों के लिए आयुक्त की बात तो 328 में ही की है। 338 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और हो सकता है 19 यहाँ में पे कुछ ऐसा हो जो शामिल किया गया। राष्ट्रपति नियम द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस प्रकार की नियुक्ति किए जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्त, राष्ट्रपति नियम। यहाँ पे 338 सर नहीं होगा, है ना। 338 जो है आपका ये गलत जवाब है। यहाँ पे आयोग ने क्या माना भाई इसका, किसी के पास आंसर है इसका? ऑप्शन सी माना है, ओके। 328 में तो है भी ना आयुक्त के बारे में। ऑप्शन सी का मतलब हो गया कि यहाँ पर केवल बी, है ना। हाँ उसका मतलब तो बी हुआ।
अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक के नियोजन की प्रक्रिया में भाग ले और सलाह दे, संघ और किसी राज्य के अधीन उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे। प्रश्न कह रहा है कि अधीन संघ सरकार आयुक्त की बात कर रहा है। एक बार मुझे इसको पढ़ना होगा, मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा 338। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, पढ़ के। ठीक है भाई, इसको आप छोड़ दीजिए। 338 328 दोनों कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वगैरह सब कुछ आ रहे हैं इसमें। समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत में कौन कौन अहम स्थितियों को सम्मिलित करता है? सम्मिलित है भाई, ये तो बहुत सरल सवाल है ना। ABC, हाँ। तो ये बालक को रख लो, माता पिता और वयस्क को रख लो। ठीक है भाई, पहला वाला करेक्ट मान लो आप इसको, ABC। ठीक है, यही सही है। भाई बहन आता भी है नहीं के रूप में भी, है कि नहीं? आपने पढ़ा भी तो होगा भाई। लेन देन विनिमय का सिद्धांत है ना, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है ना। मौखिक संचार विशेष रूप से आमने सामने मानव सामाजिक संबंधों को मनोवैज्ञानिक केंद्र के रूप में माना गया। तो यहाँ पे पर्सन, चाइल्ड और एडल्ट भूमिका ही आपने पढ़ा होगा। द बुक ऑफ चॉइस करके एक इसने, द बुक ऑफ चॉइस 1970 में एरिक बर्न ने लिखा था, उसी ने बताया था ये, उसी किताब में 1970 वाली में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, PCA, पेरेंट चाइल्ड एडल्ट। आगे बताइए जरा, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन समस्त क्रियाकलापों का मार्ग निर्देशन करने वाले केंद्रीय मूल्य हैं। तो क्या आप ये कहोगे कि निर्धनता या निर्धनतम व्यक्तियों का समावेशन और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सामर्थ्य भूमिका होती है? ये तो है। 2011 में इसका नाम परिवर्तित भी है, याद रखिएगा, आजीविका करके है ना, आप जानते भी हैं। सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात भी करता है। समस्त चरणों में गरीबों की स्वामित्व और प्रमुख भूमिका की भी बात करता है। सामुदायिक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी की भी बात करता है। ये तो सारे सही लग रहे हैं, सारे के सारे सही होंगे भाई, है ना। मनमोहन सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था, ग्रामीण गरीब परिवार को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना था। जून 2011 में ही इसका नाम परिवर्तित हुआ। बेसिकली ऑप्शन में आजीविका आया हुआ था, इसलिए आप लोग ध्यान भी रखेंगे आजीविका को। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहीं पर है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, देखिए 4 में है ना। सर इसका नाम आपने 2011 बताया, चेंज करना। हाँ, जून 2011। देखिए, एक तरफ सतत विकास लक्ष्य है जो 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा। 17 लक्ष्य, 169 विशिष्ट लक्षण, 191 जो सदस्य देश थे वो पहले शुरुआत में थे। देशों की जो धीरे धीरे भाग लेने लगे 193 हैं। और 244 की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रांसफार्मिंग क्या था उसका, संकेतीकरण या संकेतक कह लीजिए, इंडिकेटर्स, संकेतक बोल लीजिए, संकेतक कितने हैं? 244 है ना। तो अगर हम बात करें थीम ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड के बारे में, तो इसने बेसिकली 17 लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य क्या है आपका? भूख कहाँ है? भूख, शून्य भूख, ये रहा आपका। चौथा क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कहाँ पर है? 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहले में। छठा की बात करें तो साफ सफाई, स्वच्छता, जल। और 8वां बचा सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, है ना। तो ये याद रखिएगा, 10 तक याद अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है। 10 के अंदर आ जाएगा आप लोगों से सम्मिलित करने को लेकर, बस उससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा काम आर्थिक विकास की बात करता है 8वां ही, वही चीज़ है। मिलाइए जरा जल्दी जल्दी। थर्ड सही है, इतना सोचते हो। हाँ, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन का चक्र यहाँ पे चल गया, देखो। और अवस्थाओं में अपने अपने परिवर्तनों के साथ सम्मिलित करिए जरा।
जीवन चक्र में परिवर्तन क्या क्या बन रहे हैं आप लोगों के सामने। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होगा। अत्यधिक प्रभावशीलता कहाँ पे है? फोर्थ ये शैशवावस्था है। प्रारंभिक ये बाल्यावस्था नहीं होगा, आर्यागत प्रपोजन का ये होगा शैशवावस्था, यही होगा ना अत्यधिक, क्योंकि इसकी आयु 0 से 2 वर्ष है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर लें, 3 से लेकर 12 वर्ष। चमत्कारी चमत्कारी वर्ष, वेरी गुड। किशोरावस्था 12 से 18। परिवर्तन की चुनौती कर लें। युवा वयस्कावस्था 19 से 40। हाँ लॉन्चिंग प्रमोचन लॉन्चिंग कॉल। उसका अब प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोचन काल या लॉन्चिंग काल आप एक प्रकार से आत्मनिर्भर और जीविकापार्जन करने से संबंधित है। सेटल प्रमोचन काल उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए ज़रा, यहाँ पर मुझे बताइए आप सभी लोग क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन बताइए। पहले का 2, दूसरे का 4। पहले का 2, दूसरे का 4। थर्ड ऑप्शन थर्ड, तीसरा सही है। देखिए ये भी सवाल अच्छा है, सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होना चाहिए? माध्य माध्य। ओके। हाँ माध्य विसर्जन, मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं इसको। विचलन कोरिलेशन कार्ल पियर्सन या पियर्सन का गुणांक। महत्व परीक्षण टी परीक्षण होता है, स्टूडेंट परीक्षण इसको बोलते हैं। ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। पहला ही है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ मॉडल है, दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक संगठन के मॉडल व्यवस्था परिवर्तन दिया गया है, मतलब यहाँ पे मिक्स है, किसी एक पर्सन का नाम नहीं दिया गया है ना, याद रखिए। हाँ किसी, हाँ तो सबके जैसे सामुदायिक संगठन के मॉडल हैं, सबके मिक्स हैं और कार्य बताए गए उनके, मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर विद्वान का नाम नहीं आया कि रोस ने क्या बोला, सिद्दीकी ने क्या बोला, है ना, रोथमैन ने क्या बोला, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आया। अगर हम कार्य की बात करें, कर्ता द्वारा खुली कार्य सूची के साथ समुदाय तक की पहुंच अगर बात करेगा तो ये निर्देशात्मक मॉडल बताता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और योजना को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय और बाहरी समर्थन को गोलबंद करने की बात कर रहा है, तो ये आपका व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल बताएगा। सूक्ष्म और वृद्धि, मतलब एक प्रकार से ये छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पर सामाजिक यथार्थों के लिंक को विकसित करने की बात कर रहा है, तो ये आपको मैच करेगा संरचनात्मक मॉडल को। लाभार्थियों को निःशुल्क और न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को प्रावधानों के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन, हाँ ये आपका यही हो जाएगा, बचा एक संस्था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बता भी दिया था इसमें, है ना, कि सेवाओं को प्रावधानों के लेकर सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है, तो आपका ये बन जाएगा। तो पहले का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। पहले का 2, ठीक है, हाँ पहला ऑप्शन सही जा रहा है। ये देखो जनरल आ गया आपके सामने, है ना, और यहाँ पे बात करेगा आपसे जनरल और संगठन, मतलब कौन सा जनरल है, कब संगठन कौन सा इसके अंतर्गत आता है। तो एक तो यहाँ पे देखिए जनरल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन की बात कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेशनल एसोसिएशन प्रोफेशनल सोशल वर्क, मतलब NA
PSWI है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। इन इंडिया 2005 का था ना ये, 2005 15 का होगा सर। 2005 का है। 15 का है सर। हैं? नहीं, ये जो जनरल 15 का है। आप इंस्टीट्यूट की बात कर हाँ, रहे हैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, वो मैं आपसे वो 5 का है। जनरल 5 चेन्नई। ठीक है, जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये 2015। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए 2015। और इसकी भूमिका जो रही है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर के साथ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्योर हो कि 2015 है ये? हाँ, आ चुका है सर। आ चुका है। ठीक है, तो 2005 में भी तो आ सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। आगे बढ़िए, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, TISS। तो इंडियन जर्नल का बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। ये कब आया था? 40 में 1940 में। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। याद रखिएगा ये आप लोग, जो है 1940 इस तरह के, सॉरी 1940 सही है ये। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव, निर्मला निकेतन सोशल वर्क पर्सपेक्टिव एस्टेब्लिश्ड बाय, 1984 निर्मला निकेतन है इसका नाम। नहीं ये बात तो सत्य है कि आपने निर्मला निकेतन बताया, लेकिन ये कब आया है? 1984। 1984। ठीक है, ठीक है। ये देखिए 1955 कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की जो स्थापना हुई थी ना निर्मला निकेतन के माध्यम से, कैथोलिक ईसाई महिलाओं के लिए एक धार्मिक समाज के द्वारा की गई थी, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और एक ऑप्शन बचता है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और इसका 1962। 1962। सर आप इसका लखनऊ का एक और बताएंगे 2014 वाला 1940 वो संस्करण था 2014 का। इसी का। हाँ, इसी का कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क 1962 ही रहेगा आपका। ठीक है, बरबरा ट्रेटर मैंने नाम बताया था ना, क्या नाम बताया था उसका? हाँ, याद रखिएगा उसका नाम। ठीक है, और एक तो ये जो IFSW का कोई 2014 का था, क्या चीज़? एक IFSW का फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर के द्वारा कोई जनरल बताया था, वो भी बता दीजिए। अच्छा, फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का जनरल, यही ना? हाँ। प्रोफेशनल सोशल वर्क का जनरल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। बताइए, आप बताइए। अभी नहीं याद एक है मिनट सर। एक मिनट एक मिनट, इंटरनेशनल फेडरेशन का, एक मिनट गठित किया गया था देखो ये जो 1956 में 1956 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स वाज फॉर्म्ड अगस्त 1956। एग्जीक्यूटिव कमेटी वाज इलेक्टेड, यानी एक प्रकार से ये कमेटी का गठन किया गया था, है ना। उसके जनरल का नाम किसी को मालूम है भाई? है कोई जनरल एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा? नेशनल एसोसिएशन किसी को याद है भाई? जनरल सोशल वर्क के जनरल? नहीं होगा सर, पता नहीं होगा, आप बता दीजिए बात। एक मिनट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल वर्क वैल्यू एंड एथिक, ये
जनरल जो है पब्लिश की गई थी। ये ये लिखा ठीक है है, इसका नाम, पर ये भी पता चला। एथिक जनरल था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, JSWVE, JSWVE, जर्नल ऑफ सोशल वर्क वैल्यूज एंड एथिक्स। हाँ, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी ये आया कब था, यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें डेवलप कब हुआ था, 2004 में, 2004 में। ठीक है, चलो हो गया। आप बताओ, ऑप्शन मिला दो। पहले का यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, पहले का 2, दूसरे का 3, पहले का 2, दूसरे का 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, है ना। हाँ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्रियाकलाप और संकल्पनाएं। सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में रूपांतरण करने की जो क्रिया होगी वो सामाजिक प्रशासन होता है ना। सामाजिक नीति ही तो बताया था मैंने, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, इंडिविजुअल करके भी आया हुआ प्रश्न है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना। उद्देश्य और क्रिया की एकरूपता की प्रक्रिया क्या हो सकती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन होता है। हाँ, coordination। पूर्व रूपांतरण की जो प्रक्रिया बनेगी, बिल्कुल, परिवर्तन बहुत आ बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। लोगों की उसकी उत्तरजीविता और उसके गंभीर और आकस्मिक खतरों की सामना करने के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया बनेगी वो मानव रक्षा की बनेगी। पहला। तो 1 का 3 मिला दीजिए और बी का 4 मिला दीजिए। तो ऐसे सवाल आएंगे 2022 में। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे। ए का बी और बी का 4, ए का बी मैंने बताया, यहाँ पे ए के बी लगाया है ना। अच्छा अच्छा, ए का 3 है, ए का 3, 1 मिनट जरा होल्ड रखिएगा, 1 मिनट। ए का 3rd होगा, ऑप्शन नंबर 3rd पे दिया गया है, ठीक है, 3 वाला सही है। ये देखिए सवाल अनुच्छेद का है, लगाइए। 14 क्या बताता है अनुच्छेद आपको, 4, 5 वाला last विधि के समझ क्षमता की बात कहाँ कर रहा है, last option 5। 5, ठीक है। 21 का अगर बात करें ए, तो क्या बात कर रहा है ये, थर्ड ऑप्शन, थर्ड आएगा। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष। और 23 की बात करें तो मानव का दुर्व्यापार, भारत तस्करी, हाँ ओके। फोर्थ ऑप्शन। 45 की बात करें तो ये 23 का मिलाइए ना, ये वाला ओके ओके ओके। 24 की बात करें तो पहला ऑप्शन। कारखाना और कहाँ लिखा है बालक वगैरह, अच्छा पहले में फैक्ट्री। 14 वर्ष, 45 6 से, 6 वर्ष। तो 1 का 5 और बी का 3, 1 का 5 बी का 3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। गुणवत्ता संकल्पनाओं पे अभिप्रायों के साथ आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ संकल्पना है, एक तरफ मतलब बताया गया है। 6 सिग्मा गुणवत्ता नियंत्रण होगा, गुणवत्ता नियंत्रण, हाँ 4। ओके। गुणवत्ता नियंत्रण, हाँ, ओके। ये हो सकता है 200 के अनुमान में जोड़ सकता हूँ। दूसरा सर, अच्छा एक मिनट छोड़ते हैं इसको। देखो अगर हम बात करते हैं काइजेन के बारे में, काइजेन क्या होता है, एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बेहतर के लिए परिवर्तन, निरंतर सुधार। तो निरंतर सुधार का मतलब क्या हो जाएगा, सतत सुधार, सतत सुधार। ठीक है। पैरेटो डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये 200 का अनुकूलन करता है। पैरेटो जो डायग्राम होता है एक आलेख होता है, सरल बार चार्ट होता है ये, या गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण तंत्र है ये, तंत्र नहीं यंत्र कह लिए, यंत्र।
देखो, जो आप सोच रहे हो गुणवत्ता नियंत्रण के लेकर, वो एक प्रकार की पद्धति है। सिक्स सिग्मा में वो पद्धति ना कि यंत्र है। वो यंत्र नहीं, यंत्र तो पैरेटो डायग्राम में यंत्र उसको बोला जाता है। गुणवत्ता उसमें भी देखी जाती है, मैं बात सही है, लेकिन वो पद्धति देखी जाती है, गुणवत्ता की पद्धति, अच्छी क्वालिटी देखी जाती है उसमें। भाई सिक्स सिग्मा प्रक्रिया अगर कहते हैं तो 99.99966% भाग की विशेषता उत्पन्न करने की बात करता है, यानी सांख्यिकी रूप से दोषों से मुक्त होने की उम्मीद की बात करेगा। तो वो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण की बात करेगा, ना कि यंत्र की बात करेगा। तो सिक्स सिग्मा यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका, दूसरा सही रहेगा। अब पैरेटो यहाँ पे यंत्र के रूप में आ जाएगा, पैरेटो डायग्राम। और जो कानबान होता है, वो तो कार्य क्षमता में सुधार करता है। औद्योगिक एक इंजीनियरिंग जो है, अगर हम बात करें तो टैची है। ओह टैची। हाँ, तो ये निर्माण दक्षता में सुधार करने की बात करता है कानबान, है ना। 1940 के दशक के अंत में ये आया था कानबान। उत्पादन की दर होती है ना, उसको नियंत्रित करने की मांग करता है ये। अरे कानून ये गुणवत्ता नियंत्रण यंत्र आएगा कानून। नहीं, कानबान का गुणवत्ता नियंत्रण आएगा नहीं, ये लिखा है। कार्य क्षमता में सुधार आएगा ये। इन्होंने 1940 में दिया था ताइची ओनो ने, टोयोटा के इंजीनियर थे। विनिर्माण दक्षता में या कार्य क्षमता में सुधार, उत्पादकता दर कम तो करने की मांग यही पर सही है। बल दिया। हाँ ये अब जाके सही हुआ। अब मुझे लगा के बताइए आप लोग, ऑप्शन कौन सा जाएगा? पहले का 2, दूसरे का 1। पहले का 2, दूसरे का 1। ऑप्शन नंबर केवल पहले में दिया गया। देखो 4 वाला आपका मैच नहीं कर रहा है, पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1। सुविधाएं और उन्हें प्रदान करने वाली संस्थाओं को सम्मिलित करिए। एक तरफ सुविधा है, एक तरफ संस्था है। मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को इसके बारे में। बच्चों को सुधारने के लिए बनाया था जुवेनाइल कानून, है ना, तो पहले का 2000 में। तो शिक्षा के लिए तो सर जुवेनाइल कराया। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ओके, चलिए बात करते हैं शिक्षा के लिए सुविधाएं और रख रखाव। जुवेनाइल। जुवेनाइल को रख लीजिए। किशोरों के लिए सुधार आवश्यक प्रशिक्षण गृह। क्या आएगा सर? जी, विशेष ग्रहण। पर्यवेक्षण कहाँ आएगा सर? नहीं, प्रशिक्षण तो विशेष ग्रहण होता है। देखो किशोर की बात हो रही है। देखिए, एक जो विशेष जो पर्यवेक्षक गृह कह रहे हो आप, वो उसमें ये आएगा सर, अस्थायी रूप से उनको 3 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो है बनाया गया एक शैक्षिक एनजीओ है, एक संस्था है, जो धारा 48 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी विशेष कर। तो जुवेनाइल गृह शिक्षा के लिए सुविधाएं और रख रखाव, क्या सही यहाँ पे होना चाहिए? तीनों का ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? पहले क्या दे रखा है? पहले का तो जुवेनाइल ही होगा। दूसरा ऑप्शन। थैंक यू। फर्स्ट और थर्ड पे है। तीसरा ऑप्शन नहीं, जुवेनाइल तो मान लो सही है, लेकिन ये बताओ किशोरों के सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तो विशेष गृहित होगा। हाँ मैं बोल तो रही हूँ आपसे, विशेष रही है। तो 2 आप इसको रख लीजिए और 3 को रख लीजिए। 2 और 3, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपका और इस सी का जो 1 होगा ना वही सही। सी का जो 1 होगा। देखो एक बार, पर्यवेक्षण किशोरों के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार करना। अस्थायी। हाँ अच्छा, अगर मान लो इसको 1 मान लेते हैं, तो कोई स्थान संस्थान के लिए किशोरों को स्वीकार करने, उनकी देखरेख इच्छुक की बात करना, सुरक्षा प्रदान करने वाला स्थान हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा आपका। डी का चौथा जिसमें हाँ बस। पहला वाला सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे अनुच्छेद बताइए, 15 क्या बताता है आपसे? ये भेदभाव वाला दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सर। ओके, दूसरा ऑप्शन। धर्म लिंग आधार पर भेदभाव।
मिला लेते हैं एक बार। पहले का ये 2 हो जाएगा, 16 का 4 में पहला होगा, पहला हो जाएगा सर, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। पहला होगा। 21 सेवाओं वाला प्रतिशत प्राण दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्ति का उनकी आजादी। शिक्षा का अधिकारी है, ठीक है। पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1, पहला 1 सही है। हाँ। सामुदायिक संगठन का जो कार्यक्रम होगा उसका विकास की अवस्था बतानी है। पहले तो आरंभिक ही आएगा। आप 4 काट दो, जो 1 2 3, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो होगा, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 को यानी 1952 को जो किया गया था, है ना, वही वाला है ये क्रोमोर फूड इंक्वायरी कमेटी जो 1952 को। तो पहले एक आरंभिक आएगा, फिर मध्यस्थता आएगा, पहला वाला ही सही है आपका। उसके बाद क्या आने वाला है, विस्तारण अवस्था आती है, फिर संस्थानिक कार्यक्रम अवस्था आती है। तो ये 4 अवस्था है। संस्थानीकरण को लास्ट में संस्थानिकरण को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम स्टेज बोलेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। और एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो विस्तारण की बात करते हैं। मध्यस्थता बेसिकली मिडिल स्टेज को बोलते हैं, और जो इनिशियल होता है वो आपका प्रारंभिक होता है, पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले विस्तारित नहीं हो सकता, मध्यस्थता के बाद ही विस्तारण होता है, फिर संस्थान के रूप में आ जाता है। तो ये क्रम ही सही था, पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। और ये 1952 वाला है, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का। स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट है ये। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां समुदाय के सदस्य सामूहिक क्रिया करने और सामान्य संस्थानों का समाधान उत्पन्न करने के लिए एक साथ आते हैं, है ना, याद रखिएगा। आंकड़े संकलन करने के लिए शोध प्रक्रिया, ये पीएचडी कैग अगर याद रहेगा तो कर लोगे। पहले क्या करोगे, शोध के चरण में आंकड़ों का विश्लेषीकरण करो, इसमें कहीं है ही नहीं। पहले इसमें देखो चेक करो इसको अच्छे से। एडिटिंग किया सबसे पहले। पहले में लास्ट में क्या आएगा, प्रतिवेदन आता है, रिपोर्ट लिखा जाता है। हाँ, उसके बाद सारणी आएगी, फिर उसके बाद संकेतीकरण आएगा, फिर आंकड़ों का एक प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, संपादन करेंगे ना, या हाँ एडिटिंग विश्लेषण वही है ना, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा आपका सही, पहला ही तो सही। पहला वर्गीकरण के बाद ही क्रियाएं हो गई ना ये सारी इसमें लिखा है। नहीं, प्रतिवेदन के बाद पहला पहले आएगा सर, पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है सर। वर्गीकरण, संपादन, नहीं लास्ट में आएगा सर। टेबुलेशन, देखिए आपको बता दूं, जो चीज़ें मिली होती है हम लास्ट में रिपोर्ट करेंगे सर। रिपोर्ट आप जो है ना लास्ट में लेखन की जो प्रक्रिया बनेगी वो लास्ट में बनती है। जी आपका 3rd सही है, पहला सही रिपोर्ट नहीं। लिख जाएगी फिर उसके बाद हाँ, अब ये सारणीकरण पे होता है, एक टेबुलेशन होता है, एक कैलकुलेशन होता है। तो जो टेबुलेशन है वो पहले आएगा, अगर कैलकुलेशन भी होता ना तो भी आता है टेबुलेशन के बाद, सरलीकरण के बाद निष्कर्ष भी आता है उसके बाद, तब जाकर प्रतिवेदन में हम शामिल कर लेते हैं। परंतु यहाँ पे आपका 3rd वाला ही सही रहेगा, पहला गलत हो जाएगा। सारणीकरण का मतलब यहाँ पे जो डेटा आपको दिया गया है, ठीक है, किताबों में जिसमें फेर बदलाव नहीं हो सकते हैं, है ना, उसी के आधार पे आपने रिपोर्ट बनाया है, ठीक है। जो आपके पास डेटा मिले हैं, जो उसके अंतर्गत आया है ना। 3rd सही। वर्गीकरण होता तो वो सबसे पहले आ जाता ना। हाँ, वर्गीकरण के बाद ही तो पहले वर्गीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रक्रिया आगे इसमें की सर संचालित होगी। एडिटिंग के बाद वर्गीकरण है और किसी में वर्गीकरण के बाद एडिटिंग है, 2 ऑप्शन है, दोनों मतलब सही। देखो, वर्गीकरण के बाद अगर एडिटिंग करते हैं, संपादक करते हैं तो भी सही है, वर्गीकरण के बाद ही होगा, कि संपादन करने के बाद थोड़ी ना वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण कर लिया फिर नहीं, पहले संपादन करेंगे फिर वर्गीकरण करेंगे, हाँ, ठीक है। exactly पहले यही था, हाँ पहले फिर editing, वर्गीकरण फिर करेंगे, ठीक है। फिर उसका क्लास में डिवाइड करेंगे, ये उस क्लास में जाएगा, ये उस क्लास में जाएगा। परियोजना का जीवन चक्र बताइए जरा, उसके चरण। परियोजना कोई प्लान है, उसका जीवन चक्र कैसे चलता है। पहला सर, पहला पहले ही होगा परिभाषित करना। तो अब पहला बता रहे हैं, तो एक है परिभाषित करोगे, ठीक है, योजना बनाओगे। हाँ, ये परिभाषित करना ही पहला आ रहा था भाई,
उसके बाद योजना बनाना, पहला एक करेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रियान्वित, फिर प्रदान करना, फिर कार्य को सौंपना, संपादन करना, फिर सर पटाक्षेप करना। फोर्थ भी हो सकता है सर, क्या चीज़? फोर्थ भी हो सकता है क्या? सबसे पहले fourth योजना आप बनाना, सबसे पहले योजना बनाइए। फिर क्रिया करोगे, बिना डेफिनेशन के कैसे कर सकते हो आप, है ना। पहले आप किसी चीज़ को अपने, अगर हम परियोजना या प्लान की बात करते हैं तो पहले परिभाषित ही तो करेंगे, फिर प्लान करेंगे, पर फिर सर क्रिया। प्लानिंग तो सबसे पहले होती है। पहले क्या होती है? अरे ये ऐसे होती है, पर उसके पहले भी सर आई थिंक योजना पहले तो प्लानिंग बनती है। ठीक है, Planning मान होती लिया, है चलो सबसे पहले किसी भी ठीक है, आपकी बात मैंने कर लिया, प्लानिंग। उसके बाद क्या करोगे? प्लानिंग मान लिया मैंने पहले, उसके बाद क्या करोगे प्लान के बाद? देखिए, आप लोग प्रश्न को सही तरीके से जो प्लान सोचते किया हो। उसको क्रियान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे कहाँ से पढ़ के आते हो आप लोग यार। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लानिंग ठीक है आपके हिसाब से, फिर क्रियान्वित कैसे कर सकते हो बिना प्लान, मतलब प्लानिंग तो कर तो दिया आपने, प्लानिंग के बिना डेफिनेशन को कैसे क्रियान्वित कर सकते हो? भाई क्रिया करने का मतलब आप सीधा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, और वो भी अनुचित तरीके से। किसी परियोजना का जो जीवन चक्र होगा पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैडम, डिफाइन करने के बाद आप वहाँ पे प्लान करोगे, प्लान के आधार पे आपने क्या बना दिया, क्रिया करना शुरू कर दिया, एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रदान किया, प्रदान करने के बाद फिर आपने कार्य को सौंपना या परिभाषित करना, या उसके बाद समापन करना, फिर पटाक्षेप। पटाक्षेप का मतलब होता है किसी घटना की समाप्ति की क्रिया का भाव, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं अवस्थाओं में हम इसको देखने को प्लान भी हम कर सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता की अवस्था, दंपत्ति की अवस्था, लालन पालन की अवस्था, सेवानिवृत्ति की अवस्था, उसी के अंतर्गत हम इसको भी प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग, काम किसी करने से पहले प्लानिंग हम करते हैं, ये बात सही है, ये बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। आप सोशल वर्कर हो, ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करो, परिभाषित करने के बाद प्लानिंग करो। भारतीय संविधान की अनुसूची बताओ कि कौन से विषय को उचित क्रम में रखें। बताओ, अनुसूचित जनजाति या जाति, सर नगरीय क्षेत्र पहला आएगा, इसमें 5वीं अनुसूची में आएगी। हाँ 5। सब पहला ऑप्शन सही है। ओके ओके। फिर संघ और समवर्ती 7वीं में आ जाएगी। 7वीं। हाँ कृषि और संबंध क्रियाकलाप किस में आ जाएगा? 9वीं, भूमि सुधार को लेकर था। हाँ। और फिर उसके बाद नगरीय क्षेत्र आ जाएगा किस में? 12वीं या 11वीं? 12वीं में, ठीक है। शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन, है ना, जो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में किया गया था, ठीक है। ये सही तो है, पहला ही सही है, 5, 7, 9, 12 अनुसूची है। शोध प्रक्रिया के चरण बताओ जरा। साहित्य, लिटरेचर ऑफ रिव्यू कर सकते हो पहले, सब में है ना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप? विचारों का संश्लेषण। बिल्कुल सही बात, विचारों का संश्लेषण यहाँ पर भी और किसी में नहीं है, आपका बी ही सही है। और फिर निष्कर्षों का विश्लेषण, फिर नए सिद्धांत उत्पन्न हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहाँ पे। औद्योगिक विवाद में बताओ जरा 4 ऐसे अभिगुण कौन कौन से हैं जो हालांकि क्रमानुसार लगाते हैं, देखने को मिलता है औद्योगिक निवारण अधिनियम 1947 में किसी समस्या का समाधान जब करते हैं हम लोग। दूसरा लग रहा है सर। यहाँ पर दूसरा, अधिनिर्णय, मध्यस्थता, सराधन, विवाचन और अधिनिर्णयन। मध्यस्थता, सराधन, विवाचन, अधिनिर्णयन, यही आपका सही। उसके बाद अनिवार्य जांच आता है ना। और मध्यस्थता के पहले सुलह आती है, ऐच्छिक पंच निर्णयन आता है, सामूहिक सौदेबाजी भी आती है ना। आप चाहो तो इसको भी शामिल कर सकते हो इनसे पहले भी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। सर एक बार बताना फिर से पहले वाला। सामूहिक सौदेबाजी, ऐच्छिक पंच निर्णयन, सुलह, मध्यस्थता, सराधन, विवाचन, अधिनिर्णयन, अनिवार्य जांच। सर एक संकर्म समिति और वो संधि वार्ता, वो सौदे के पहले आ जाएगा?
संधि नहीं नहीं, संधि जो संधि वार्ता वगैरह है ना, वो संधि वगैरह की बात ऐच्छिक पंच निर्णय में होती, वही सब है ऐच्छिक पंच। संधि संधि उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। संधि वार्ता ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से प्रश्न वो आ जाए तो उसका मतलब वही चीज़ है कि वो अलग से आ गया। मतलब जो जहाँ से पूछ लिया तो इसका मतलब नहीं ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का अंदर भी तो जा सकता है। मैं कहता हूँ अगर उसने संधि दिया था क्या, मैंने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो जो आप बता रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ आपसे, वही बता रहा हूँ, है ना। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मध्यस्थता, सराधन, विवाचन, अधिनिर्णयन से ही प्रश्न वो था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अगर संधि पूछ लिया और संधि के बाद उसने सराधन दे दिया और फिर अधिनिर्णयन दे दिया, विवाचन नहीं दिया उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वो पॉइंट नहीं आता है, विवाचन उसके अंदर आता है। समझे आप? इतने दिन से सवाल लगा रहे हो, आगे बात करो। पंचायतों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को अब उनके अपने अपने अनुच्छेदों के अनुसार बताइए। ये देखो वो अनुच्छेद हैं जो 243, मैंने भी साथ लास्ट में बताया भी था। पहला ऑप्शन सही है। 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा था, फिर पंचायतों का गठन 243 बी का था, फिर पंचायतों का संगठक की बात हुई थी 243 सी की थी बात, ए बी सी, और 243 आप सोच लीजिए। फिर उसके बाद पंचायतों का कार्यकाल था, ये डी था। फिर पंचायतों का अगर हम बात करें तो पंचायतों का क्या है, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, पंचायतों के लिए निर्वाचन होना चाहिए, है ना। ये आपका के है, ये के है, ये आपका सही हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट है, ठीक है, पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये आज का आखिरी सवाल कर लीजिए आप लोग, है ना। ये मैनेजमेंट में जो है श्रमिक सहभागिता को लेकर प्रश्न पूछा गया है। जिसके पास यूजीसी की हरियंट की पुरानी बुक होगी ना, उसके पास इसका मिल जाएगा कंटेंट, उस बुक में अच्छा कंटेंट दिया गया है, पुरानी बुक हरियंट की किताब में है। जब आप मैनेजमेंट श्रमिकों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आपको आरोही क्रम में लगाना है जी, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चलो देखते हैं। देखो, एक आपके औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 है, उसी के अंतर्गत ये कुछ समिति का गठन किया गया है। तो एक था 1975 से पहले WBC जो कार्य, WC जो है कार्य कमेटी है, बस कमेटी। हाँ, ये कम से कम 100 श्रमिक नियोजित होंगे वहाँ पे, और नियोजन द्वारा कार्य समिति जो है समिति का गठन किया जाएगा। तो ये आपका 1915 कहाँ पे है, WC यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1915 कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है JMC, आता है 1948 में, और इसमें कम से कम 500 से अधिक कार्यरत होते हैं, और JMC की स्थापना भी करेगी यहाँ पे, है ना। JMC ये जे हाँ जी 1958। 1958, हाँ 1958। अब सर ये 1915 है कि 47 है, ये WC का? WC नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के बाद आया ना। WC 1915 है ये, हालांकि 1947 में आया था, उससे पहले की बात कर रहे थे, तो जहाँ पे एक नियोजित संगठन के रूप में काम कर रहा था। तो मैंने बताया नहीं, उसमें लिखा मिलेगा आपको संगठन के रूप में 1915, आप देखिए, ठीक है 1915। ये 1975 से पहले की बात हो रही है, उसके अंतर्गत यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेगी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक 1915 इन्वॉल्व है, 1958 इन्वॉल्व है, 1975 भी इन्वॉल्व है, 3 डेट इसमें इन्वॉल्व होती है। JMC सही रहेगा आपका। JMC मतलब क्या होता है, जॉइंट मैनेजमेंट कमीशन काउंसिल। और उसके बाद आपका आता है क्या, यहाँ पे एक MC एंड GC है ना, सॉरी SC है। SC मतलब ये हाँ, ये जुलाई 1975 में हुआ था, श्रमिक और नियोजक दोनों बराबर होंगे। और JC में भी यहाँ पे जो है क्षेत्र और मंडल स्तर पर किया गया था, ये 30 अक्टूबर 1975 को ये किया गया था। ये 100 लेबर काउंसिलिंग
और जॉइंट लेबर काउंसिल है ना। तो ये आपका सही रहेगा, यहाँ पे ये वाला क्रम सही चल रहा है। तो ये आपका 1915 हो जाएगा, ये 1900 कितना था, 58 था, और ये जुलाई 1975 है, और ये भी 1975 है, अक्टूबर 1975 है। यूसी एंड जेसी, यूसी जॉइंट यूनिट काउंसिल है ना। ये 75 के बाद आया था। हाँ, ये जो है सर्विक लेबर काउंसिल है, ये जॉइंट लेबर काउंसिल, इसमें भी बराबर होते हैं, परंतु अधिकतम संख्या 12 रखी गई है इसमें श्रमिकों की, है ना। तो ये 1975 के बाद की प्रक्रिया है, आप यहाँ पे आफ्टर करके लगा सकते हैं ये दोनों। तो आपका थर्ड वाला ही ऑप्शन सही आया है, बाकी यहाँ पे सारे गलत हैं। ये प्रश्न औद्योगिक विवाद अधिनियम में आपको प्रबंधन में श्रमिक सहभागिता की बात होगी, उसमें मिल जाएगा आपको। आप देखोगे पेज 477, ठीक है, 477 पेज संख्या पे इग्नू की हरियंट की बुक में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, सही बता रहा हूँ मैं।